हेलो एवरीवन। तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा है उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था कि जब बर्थ होता है तो जो चाइल्ड होता है उसमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप्ड नहीं होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। 18 से 19 वर्ष की जब आयु आती है तो उसको कहा जाता है किशोरावस्था, और इस समय क्या होता है, जनन परिपक्वता आती है, मीन्स सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है। और उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और वो परिवर्तन किसकी वजह से होते हैं, वो होते हैं इन हार्मोन्स के स्त्रवण की वजह से, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। और फीमेल में क्या होता है, फीमेल में ये जनन परिपक्वता मेल से 1 या 2 ईयर पहले आ जाती है। अब कौन कौन से जो लक्षण है वो इन हार्मोन के स्त्रवण की वजह से यहाँ पर प्रकट होते हैं, तो उनमें मेल में और फीमेल में जो लक्षण यहाँ पर दिखते हैं उनको हम देख लेते हैं। मेल में क्या होता है, जनन अंगों के आकार में वृद्धि हो जाती है। फीमेल में भी सेम, कि फीमेल के भी जनन अंगों के आकार में, गोनाड्स जो है उनके आकार में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस। जो मेल है उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स शुक्राणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। और फीमेल में क्या होता है, चलो फीमेल का हम बाद में देख लेते हैं, एक बार मेल मेल का देख लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रारंभ हो जाता है, हार्मोन हमने देखा, टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच, एलएच, इनके स्त्रवण में वृद्धि हो जाती है। और हार्मोन क्या कार्य करते हैं, ये हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हम पढ़ के आए हैं कि इन हार्मोन्स के क्या वर्क है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे आवाज का भारी होना, मसल मास, बोन मास, इनमें वृद्धि होना, और प्यूबिक हेयर्स का डेवलपमेंट यहाँ पर हो जाता है। फीमेल में हम देखते हैं, फीमेल में भी क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स, द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास हो जाता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा ये जो हार्मोन हमने देखे थे पहले भी, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एफएसएच और एलएच, इनका स्त्रवण यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। 11 से 18 से 19 ईयर की एज में यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। और क्या होता है, इनके भी गोनाड्स के आकार में वृद्धि होने लग जाती है, वो सुविकसित हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। और वॉइस जो है फीमेल की वो महीन हो जाती है, तीव्र हो जाती है और मधुर हो जाती है। यहाँ पर क्या देखा था, यहाँ पर भारी हो जाती है। और इसके अलावा प्यूबिक हेयर्स का डेवलपमेंट भी होता है फीमेल में। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि इन हार्मोन के स्त्रवण की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, फीमेल और मेल। फीमेल में जो फीमेल है उसमें ओवरीज होती है, और मेल में होते हैं टेस्टिस। इनको क्या कहा जाता है, प्राथमिक जनन अंग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। और इसके अलावा और क्या करते हैं, ये हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब। और ओवरीज से क्या, ओवम का उत्पादन होता है, ओवम का सिक्रेशन होता है, ओवम का डेवलपमेंट ओवरीज में होता है। और टेस्टिस से स्पर्म का डेवलपमेंट स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा होता है। इनका फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एंड 9 महीने के बाद में जो चाइल्ड है उसका जन्म यहाँ पर होता है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेल और फीमेल दो सजीव है, उनसे यहाँ पर सजीव बच्चे का जन्म हो रहा है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, वीवी पेरस। वीवी पेरस या फिर हिंदी में सजीव प्रजक या फिर जरायुज इनको कहा जाता है। यहाँ पर क्या है, मेल और फीमेल सजीव है, ये क्या कर रहे हैं, अपने ही समान संतति को उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये जो गुण है ह्यूमंस में, एनिमल्स में जो ये गुण पाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्शन या फिर प्रजनन। तो यहाँ तक कल हमने देखा था। अब आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
इसका सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डायग्राम। और हम क्या करेंगे, डायग्राम के थ्रू ही जितने भी अंग हैं इसमें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी पार्ट होते हैं उनको हम यहीं पर स्टडी कर लेंगे, डायग्राम में ही। मीन्स आपको ये डायग्राम याद हो गया तो वो सारे जो ऑर्गन हैं और उनके जो फंक्शन हैं वो सब आपको यहाँ पर याद हो जाएंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। तो देखिए आपने क्या देखा था, किडनी। किडनी आपको पता है क्या करती है, किडनी में नेफ्रॉन होते हैं और उनसे क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन। तो हम यहाँ पर बना देते हैं किडनी, ये हमने बनाई किडनी, इधर भी हमने बनाई किडनी, दो होती है किडनी। अब ये किडनी क्या करेगी, ये इन्होंने किया यूरिन का फॉर्मेशन। अब यूरिन का फॉर्मेशन करने के बाद ये इनको संग्रहित करेगी, किसको, यूरिन को एक ब्लेडर में इकट्ठा करेगी। और उस ब्लेडर का नाम क्या है, उस ब्लेडर का नाम है यूरिनरी ब्लेडर, मूत्राशय। तो क्या होगा, ये है किडनी, और किडनी ने यहाँ पर यूरिनरी ब्लेडर में किसको इकट्ठा किया, यूरिनरी ब्लेडर में ये मूत्र को इकट्ठा करने का काम करती है, यूरिन को इकट्ठा करने का काम करती है। तो हम साथ साथ इनकी नेमिंग भी कर देते हैं। फर्स्ट हमने क्या देखा, किडनी। फिर सेकंड हमने यहाँ पर क्या देखा, ये क्या है, ये है यूरिनरी ब्लेडर। तो इसको भी हम देख लेते हैं, क्या है ये, यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर को हिंदी में क्या कहा जाता है, मूत्राशय। तो ये क्या है, मूत्राशय। और किडनी को हिंदी में कहा जाता है वृक्क। तो यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लेडर हमने बना दिया। अब जो ये यूरिनरी ब्लेडर है, इसके बाद भी हमको यूरिन को बाहर सिक्रेट करना होता है। तो यहाँ पर हम आगे क्या बनाएंगे, आगे हम एक नलिका बनाएंगे जिसके थ्रू जो ये यूरिन है वो बॉडी से बाहर निकल सके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक नलिका बना देते हैं, और इस नलिका के द्वारा क्या होगा, इस नलिका के द्वारा जो ये यूरिन है वो बॉडी से बाहर निकलेगा। तो हमने यहाँ पर बनाया ये नलिका नुमा संरचना। और ये नलिका नुमा संरचना क्या होती है, ये आगे जाकर थोड़ी सी फूल जाती है, थोड़ी सी क्या होगी, फूल जाएगी। और यहाँ पर एक छिद्र के द्वारा ये बॉडी से बाहर मूत्र को बाहर निकालने का काम करेगी। अब ये जो नलिका हमने बनाई इसका भी एक नाम है, ये क्या है, ये है मूत्र मार्ग। क्या कहेंगे इसको, मूत्र मार्ग, या फिर इंग्लिश में क्या कहेंगे, यूरिथ्रा। मूत्र मार्ग क्यों कहा, क्योंकि किडनी ने किया यूरिन का फॉर्मेशन, यूरिन का फॉर्मेशन करके जो यूरिन है वो कहाँ पर इकट्ठा हुआ, वो इकट्ठा हुआ इस यूरिनरी ब्लेडर में। यूरिनरी ब्लेडर से जो ये यूरिनरी ब्लेडर से यूरिन है वो हमको बॉडी से बाहर करना है। तो बॉडी से बाहर करने के लिए क्या निकला यहाँ पर, यूरिथ्रा। ये लाइन सीधी नहीं बनी है, इसको आप सीधी ही समझिएगा, ठीक है। ये आगे की साइड थोड़ी सी फूली हुई संरचना होती है और वो एक छिद्र के द्वारा बॉडी से बाहर खुलती है, ठीक है। ये हमने बना दिया मोटा मोटा जो हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है और उसका बॉडी से पास आउट कैसे होता है उसका डायग्राम। अब आगे हम क्या बनाएंगे, आगे हम बनाएंगे, हमने क्या पढ़ा था, मेल में होते हैं टेस्टिस। टेस्टिस को हिंदी में क्या कहा जाता है, वृक्षण। और ये वृक्षण कितने होते हैं मेल में, ये वृक्षण होते हैं एक जोड़ी, मीन्स दो वृक्षण यहाँ पर होते हैं, दो टेस्टिस यहाँ पर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर की साइड एक टेस्टिस बना देंगे और इधर की साइड हम बनाएंगे एक टेस्टिस, दोनों साइड एक एक टेस्टिस बना देंगे। तो यहाँ पर हमने बनाया ये टेस्टिस, और ये टेस्टिस कैसा होता है, ये टेस्टिस कुछ ओवल शेप में होता है, टेस्टिस ओवल शेप में होता है और इसके अंदर कुछ नलिकानुमा संरचनाएं होती हैं। क्या होती है, नलिकानुमा संरचनाएं इसके अंदर पाई जाती है। किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर। कौन सी शेप होती है इसकी, ओवल शेप। तो ये हमने बनाया टेस्टिस। अब ये टेस्टिस के ही जस्ट साइड में अगर हम देखें,
टेस्टिस के ही जस्ट साइड में देखें तो एक और संरचना हमको दिखती है, और वो क्या है, वो है इपिडिडाइमिस। कुछ इस तरीके की संरचना हमको टेस्टिस के ही जस्ट साइड में दिखती है, और इसमें भी नलिकाएं पाई जाती हैं। तो ये तो क्या बनाया, टेस्टिस, इसको हम इधर नेमिंग कर देते हैं, ये क्या है, ये है टेस्टिस, और टेस्टिस को हिंदी में कहा जाता है वृक्षण। और टेस्टिस के ही जस्ट साइड में हमने क्या बनाया, एपिडिडाइमिस, ये क्या है, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस को हिंदी में क्या कहा जाता है, अधिवृक्षण। अधिवृक्षण क्यों, क्योंकि ये वृक्षण के जस्ट ऊपर की साइड, वृक्षण के ही जस्ट सटा हुआ है, इसीलिए इसको अधिवृक्षण हमने कहा, और इसका इंग्लिश में नाम क्या है, एपिडिडाइमिस। ठीक है, ये बना लिया हमने। अब क्या होगा, आपको जो पहले वाली स्लाइड है उसमें बताया था कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, टेस्टिस में। तो यहाँ पर क्या होगा, टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पर जो स्पर्म बनेंगे उनको बाहर निकलने के लिए भी तो कोई रास्ता चाहिए। तो सबसे पहले वो क्या होंगे, वो आएंगे इस एपिडिडाइमिस में। सबसे पहले कहां पर आएंगे, एपिडिडाइमिस में। अब एपिडिडाइमिस में ये आ गए, नलिकानुमा संरचनाओं में ये आ गए, इनको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। एपिडिडाइमिस में आने के बाद एक नलिकानुमा संरचना और यहाँ से निकलेगी, और वो नलिकानुमा संरचना कहाँ पर जाकर मिलेगी, इस यूरिथ्रा में, क्योंकि ये यूरिथ्रा जो होती है वो कॉमन पाथ होती है, किसके लिए, स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए। तो इसको हमको एक नलिका के थ्रू कहां पर लाना है, इस नलिका के थ्रू इस जो ये यूरिथ्रा है वहां पर हमको लाना है। तो हम एक नलिकानुमा संरचना बना देते हैं, और ये ऐसे होती हुई यहाँ पर आएगी। यहाँ पर मैंने थोड़ी मोटी बना दी है, नलिकानुमा संरचना हमने बनाई, और इसको क्या कहेंगे, ये जो नलिकानुमा संरचना है इसका भी यहाँ पर एक नाम है, और वो नाम क्या है, यहाँ पर वो नाम है यहाँ पर शुक्र वाहिनी। क्या है इसका नाम, शुक्र वाहिनी। और शुक्र वाहिनी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको इंग्लिश में कहा जाएगा वास डिफरेंस। वास डिफरेंस इस शुक्र वाहिनी को इंग्लिश में कहते हैं। अब क्या होगा, ये शुक्र वाहिनी घूमती हुई आई, और कहां पर जाना है, इसका मेन पाथ कहां पर है, इस टेस्टिस में। टेस्टिस में इसको जाना है, लेकिन टेस्टिस में जाने से पहले, सॉरी टेस्टिस में नहीं, इसको यूरिथ्रा में जाना है, और यूरिथ्रा में जाने से पहले क्या होगा, यहाँ पर ये एक संरचना और है, उसमें और खुलेगी। क्या होगा, यहाँ पर एक संरचना है, कुछ इस तरीके की संरचना यहाँ पर है, उसमें खुलेगी, फिर उसके बाद ये जाएगी यूरिथ्रा में, और यूरिथ्रा में जाकर अटैच हो जाएगी। सेम जो प्रोसेस यहाँ पर हुई है वो ही, ये जो डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है वो ही इधर की साइड बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमने ये संरचना बनाई है इसका भी नाम लिख लेते हैं। ये संरचना क्या है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर शुक्राशय। क्या है ये, शुक्राशय। और शुक्राशय को इंग्लिश में क्या कहेंगे, सेमाइनल वेसिकल। क्या कहेंगे, सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल इस शुक्राशय को इंग्लिश में हम कहेंगे। अब आगे क्या होगा, वेसिकल CLE, पूरा ही सेमाइनल वेसिकल इसको इंग्लिश में कहेंगे। अब सेम जो स्ट्रक्चर हमने इधर बनाई उसको हम इधर बना देंगे। तो इधर भी क्या होगा, इधर भी एक होगा, टेस्टिस होगा, टेस्टिस से सटा हुआ जस्ट क्या होगा, एपिडिडाइमिस होगा, एपिडिडाइमिस से निकलती हुई एक नलिका होगी, और वो कुछ इस तरीके से निकलेगी, और वो नलिका निकलते हुए कहां पर मिलेगी, वो नलिका निकलते हुए सबसे पहले तो जाएगी ये
सेमाइनल वेसिकल के पास, यहाँ भी क्या होगा, सेमाइनल वेसिकल। तो इस जगह भी एक स्ट्रक्चर पाई जाएगी, उसको क्या कहा जाएगा, सेमाइनल वेसिकल। और उसके बाद ये जो संरचनाएं कहाँ पर मिल जाएगी, यूरिथ्रा में। तो सेमाइनल वेसिकल, ये जो संरचना हमने बनाई है दोनों साइड, ये कौन सी है, सेमाइनल वेसिकल। और ये वाला तो आपको समझ में आ गया, सेम इधर जो किया है हमने वही हमको यहाँ करना है। अब आगे क्या होगा, आगे ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है जहां पर सेमाइनल वेसिकल यूरिथ्रा में खुल रहा है, इसी के जस्ट पीछे की ओर एक ग्लैंड पाई जाती है, इसी के जस्ट पीछे की ओर एक ग्रंथि पाई जाती है। ग्रंथि आप सबको पता ही है क्या होती है, जो कि अपने अंदर से कुछ पदार्थों का सिक्रेशन करती है। अब ये जो ग्रंथि यहाँ पर हमने बनाई, इसका नाम क्या है वो भी देख लेते हैं हम। ये जो ग्रंथि हमने यहाँ पर बनाई है उसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हमने यहाँ पर बना दी। अब क्या है, एक और संरचना आप देखिए, ये जो संरचना मैंने बनाई है, टेस्टिस जो बनाया है वो क्या होता है, इसके ऊपर एक त्वचा का आवरण पाया जाता है। टेस्टिस के ऊपर क्या पाया जाएगा, एक त्वचा का आवरण। और ये त्वचा का आवरण यहाँ भी पाया जाएगा, यहाँ भी पाया जाएगा, और इस जगह भी ये पाया जाएगा। तो ये क्या है, ये एक त्वचा का आवरण है जिसके अंदर टेस्टिस रहते हैं। और ये क्या होते हैं टेस्टिस, ये जो त्वचा का आवरण है ये बॉडी से बाहर निकला हुआ होता है, ये संरचना बॉडी के बाहर होती है, ये दोनों जो टेस्टिस हैं वो। तो ये जो संरचना है इसको एक और नाम देते हैं, और इसका नाम है वृक्षण कोश। इसका नाम क्या है, वृक्षण कोश, और इंग्लिश में इसको कहा जाएगा स्क्रोटम। स्क्रोटम इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो हमने क्या बनाया, वृक्षण कोश या फिर स्क्रोटम। और यहाँ पर जो ये फूली हुई संरचना है इसका भी एक नाम है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है यहाँ पर शिश्न या फिर पेनिस। ठीक है, अब क्या है, ये त्वचा की जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है, ये त्वचा जो हमने बनाई है जहां पर यूरिथ्रा पेनिस में एंटर करती है, जहां पर यूरिथ्रा खत्म होने लगती है, मींस यूरिथ्रा को हम एक अलग नाम दे देते हैं, पेनिस यहाँ पर स्टार्ट हो गया, यहाँ पर ही एक ग्लैंड पाई जाती है, इस जगह एक ग्रंथि पाई जाती है। और इस ग्रंथि का भी यहाँ पर एक और नाम है, क्या नाम है, इस ग्रंथि का नाम है यहाँ पर काउपर्स ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि। और इसी का एक और नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्रंथि। अब हमने जो इसकी संरचना है वो तो देख ली, अब संरचना देखने के बाद हमको इसका एक एक जो पोर्शन है उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आप बताइए, सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे और फिर एक एक स्ट्रक्चर को वहां पर डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम वृक्षण कोश देख लेते हैं। क्या देखेंगे, स्क्रोटम, वृक्षण कोश हमने यहाँ पर देखा। क्या होता है ये एक त्वचा की बनी हुई थैलीनुमा संरचना होती है। क्या होती है, त्वचा की बनी हुई थैलीनुमा संरचना, और ये बॉडी के बाहर स्थित होती है, बॉडी के बाहर स्थित होती है। और क्या होता है इसका फंक्शन, सबसे पहले तो ये बॉडी के बाहर क्यों स्थित होती है, अंदर क्यों स्थित नहीं होती, तो देखिए बॉडी के बाहर स्थित होती है, इसका रीजन, बॉडी के अंदर ह्यूमन जो बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, इसका स्क्रोटम के अंदर क्या होता है, टेस्टिस। जो टेस्टिस होते हैं वो करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया, शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया।
तो वो जो क्रिया है वो इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर नहीं होगी, 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर होगी उनका निर्माण और उनका परिपक्वन की जो क्रिया है। तो क्या होगा, इस स्क्रोटम का टेम्परेचर कितना होगा, इस स्क्रोटम का टेम्परेचर होगा ह्यूमन बॉडी से, मतलब जो ये 37 डिग्री है उससे 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम, बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर होता है किसका, स्क्रोटम का। और ये कम टेम्परेचर क्यों होता है, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया हो सके, और उनका इसी प्रक्रिया में क्या होता है, उनका परिपक्वन। तो ये हमने यहाँ पर देखा स्क्रोटम का फंक्शन क्या होता है। स्क्रोटम कहाँ है, उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा। ये जो कैविटी है, बॉडी की जो कैविटी है नीचे वाली, उसको क्या कहेंगे, उदर गुहा, और इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। तो बॉडी की जगह अगर आप उदर गुहा लिखेंगे तो ज्यादा इम्पैक्टफुल आंसर हमारा होगा। तो उदर गुहा के बाहर स्थित होता है, नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम। ठीक है, हमने देख लिया यहाँ पर स्क्रोटम के बारे में, इसको हम फर्स्ट मार्क कर देते हैं। फर्स्ट हमने स्क्रोटम देख लिया। अब सेकेंड हमको क्या देखना है, टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस में क्या होता है, कैसे होता है, उन सब के बारे में हमें देखना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम टेस्टिस को ले लेते हैं। तो सेकंड नंबर पर कौन है, वृक्षण, या फिर इसको इंग्लिश में कहा जाता है टेस्टिस। ठीक है, वृक्षण या फिर टेस्टिस। टेस्टिस क्या होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं, हमने बनाए अभी, कैसे होते हैं, ओवल शेप्ड। और इनके बाहर क्या पाया जाता है, एक त्वचा का आवरण। वो त्वचा का आवरण जो हमने बनाया था कौन से कलर में, इस कलर में, इनके बाहर एक त्वचा का आवरण पाया जाता है। देख लिया हमने त्वचा का आवरण इनका। इसी के साथ इस त्वचा के आवरण के अलावा भी इसको टेस्टिस को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर 3 लेयर और पाई जाती है, क्योंकि ये टेस्टिस बहुत ही मतलब इसमें क्या होना है, स्पर्म का प्रोडक्शन होना है, तो इसको हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करना है तो एक तो त्वचा का आवरण हमने यहाँ पर बना दिया, जो है वृक्षण कोश, उसको हमने कह दिया, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर 3 लेयर्स और पाई जाती है, जो कि टेस्टिस को प्रोटेक्ट करती है। 3 लेयर्स से ये ढका हुआ होता है। कौन ढका हुआ होता है, टेस्टिस। तो 3 लेयर हमने देख ली। इन लेयर के नाम क्या है वो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। क्या है उन लेयर्स के नाम, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अब ये हमने टेस्टिस बना दिया यहाँ पर। ठीक है, देखिए आप डायग्राम में, हमने क्या बनाया था, इसके अंदर क्या थी, नलिका नुमा संरचनाएं थी। ये नलिका नुमा संरचनाएं आप इनको किसी पाइप से समझ सकते हैं, जैसे कि पाइप होता है। तो देखिए आप, क्या है ये नलिका नुमा संरचनाएं, नलिकाएं कुछ इस तरीके की होगी। तो नलिकाएं कुछ इस तरीके की होगी, तो हम उसका ये वाला पोर्शन ले लेते हैं समझने के लिए। तो क्या किया हमने, जैसे कि कोई नलिका है, इस तरह से कोई नलिका है, तो हम उसको इस जगह से देख रहे हैं, ऊपर से हम देख रहे हैं, तो हमें कैसी लगेगी, तो उसको हम अभी बनाएंगे। देखो सबसे पहले तो हम क्या बना देते हैं, ये 3 लेयर्स हम बना देते हैं। एक लेयर हमने बना दी, 2 लेयर हमने बना दी, और 3 लेयर हमने बना दी। ठीक है, लेयर्स बना दी हमने किसकी, टेस्टिस की। अब इसके अंदर क्या है,
इसके अंदर हमने अभी अभी कहा कि नलिकाकार संरचनाएं हैं। अब वो नलिकाकार संरचनाएं तो हमको तो इस तरीके से दिखेगी, गोलाकार आकृति में दिखेगी अगर हम उनको इस जगह से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, वो नलिकानुमा संरचनाएं जो हमने डायग्राम में बनाई है उनको हम यहाँ पर बना देते हैं। देखिए अब वो नलिकानुमा संरचनाएं मैंने यहाँ पर बना दी, एक ही थोड़ी होगी, बहुत सारी होगी, तो कुछ इधर होगी, कुछ इधर होगी, कुछ इधर होगी। जैसे कि इधर भी एक नलिकानुमा संरचनाएं होगी, सेम इधर होगी और सेम इधर होगी। ठीक है, हमने नलिकानुमा संरचनाएं बना ली। अब क्या होगा, ये जो नलिकानुमा संरचना है, अभी तो हमने ओनली नलिकानुमा संरचना बनाई है, इसके अंदर भी तो कुछ पदार्थ पाया जाएगा या फिर कोई कोशिकाएं पाई जाएगी, तो उनको भी हमें यहाँ पर बनाना है। तो हम क्या देखते हैं, जब ये नलिकानुमा संरचना हम बनाते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की कोशिकाएं पाई जाती हैं और कुछ बड़ी कोशिकाएं पाई जाती हैं, कुछ इस तरीके की, कुछ बड़ी, यही क्रम इसमें चलता रहता है। ठीक है, ये सेल्स हमने बना ली। सेल्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, तो ये डॉट डॉट करके हमने सभी में क्या बना दिया, न्यूक्लियस हमने बना दिया। ठीक है, तो ये जो छोटी वाली सेल्स है और जो बड़ी वाली सेल्स है, दोनों का ही क्या है, अलग अलग नाम है। छोटी वाली जो सेल्स है उसका अलग नाम है, बड़ी